जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज से एक नए चीज़ की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस चैनल पे। हाँ, ये क्लास सिक्स के एनसीईआरटी जो बुक है ना, उस पूरे चैप्टर को क्या कर रहे हैं कि मतलब पूरे चैप्टर को नहीं, मतलब अलग अलग वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, मतलब पूरे किताब को। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर जो यहाँ पे है, कब, कहाँ और कैसे है, ठीक ना। अध्याय 1 जो है एनसीईआरटी जो बुक है, ये क्या, कब, कहाँ और कैसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। बेसिक रूप से देखा जाए तो इतिहास की किताब आपका छठा क्लास से दिया हुआ है। इसके बाद आप इतिहास की किताब आगे पढ़ते जाइए। बोलता है ना, कोई भी यूपीएससी बीपीएससी कुछ भी निकालना है तो छठा से लेकर के क्लास 12 तक का इतिहास का जानकारी, भूगोल, नागरिक शास्त्र और ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आज से शुरू कर दे रहे हैं आपका चैप्टर वाइज। एक वीडियो आपका एक चैप्टर का रहेगा, टोटल पढ़ करके हम रीडिंग करेंगे और आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये चैप्टर का नाम है। क्या, कब मतलब इसमें सवाल है, ठीक है। सवाल पहल के दागा गया है रसीदा के द्वारा। ये जो रसीदा जो लड़की है, ये एक सवाल एराइज की है। ये बोली, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। ये रसीदा बैठ करके अखबार अपना पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। एक सुर्खी था, मतलब एक टाइटल था, हेडिंग था, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, क्योंकि 100 वर्ष तो कोई जीता नहीं है। 100 वर्ष का कोई व्यक्ति से हम पूछ सकते हैं कि हाँ 100 वर्ष कैसे था। तो ये मतलब ये रसीदा के मन में ये सवाल आया कि 100 साल पहले। वो सोचने लगी कैसे लोग जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो चलिए, ये रसीदा के सवाल का जवाब इधर मिलेगा। कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो। रेडियो पर देता है ना जी, टीवी भी देखते हैं, चाहे अखबार भी पढ़ते हैं, तो कल क्या हुआ था इसका हमको पता चल जाता है। टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ये 3 वो चीज़ से हमको पता चल जाएगा कि कल क्या हुआ था, कौन सा घटना कहाँ घटा था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, वो उसका याद है उसको इस बात का 1 साल पहले क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकता है कोई। तो उसको भी जानने के लिए क्या करना पड़ता है, आइए जानते हैं। अतीत के बारे में, अतीत मतलब जो बीता हुआ समय है, ठीक ना, उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, और जान करके उससे सीखा जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब हो गया शिकारियों, जो शिकार करता था, जंगल में रहता था। पशुपालकों, जो पशु पालता है, गाय भैंस जो भी हो। कृषकों, जो खेती बाड़ी करता है। शासकों, जो शासन करता है। व्यापारी, जो व्यापार करता है। पुरोहितों, जो पूजा पाठ करवाता है। शिल्पकार, जो मतलब मूर्ति उर्ति ये सब बनाता है। कलाकार, जो कलाकारी करता है। संगीतकार, जो संगीत की रचना करता है। फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, उसकी दादी कौन सी कहानियाँ सुनाती थी, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। आज तो मान लीजिए हम लोग तो पुराना 100 वर्ष 150 वर्ष पहले का वीडियो भी हम यूट्यूब पर देख सकते हैं निकाल करके, ठीक ना। गाना भी सुन सकते हैं। लेकिन पहले की बात था, ये जब किताब पढ़ाई हो रहा था तो इसके माइंड में आ रहा था। अब के विद्यार्थियों को ऐसा माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि वो जान रहा है, यूट्यूब पर सर्च मारेगा, पता चल जाएगा। तो वो भी चीज़ तो वही ना है, किताब में जो है सोचिए आपका चलचित्र के माध्यम से लोग कहाँ रहते थे। ये तो हो गया आपका कि कैसे पता लगाए, ठीक ना। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या हमको जानना होगा, ठीक ना। लोग कहाँ रहते थे, जरा इसे भी जाने कि लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 जो दिया है पृष्ठ संख्या 2 में, आगे देख रहे हैं हम लोग। नर्मदा नदी का पता लगाइए। उसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर किनारे पे क्या करता था, लोग रह रहा था। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, और उसी आरंभ के लोग में सर कुछ कुशल जो थे, मतलब जिनका स्किल डेवलप था, संग्राहक थे। संग्राहक मतलब संग्रह करने वाले, ठीक ना। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा यानी मतलब संसाधन मतलब जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, से परिचित थे।
अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अनुत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। वे जानवरों को क्या करते थे? शिकार करते थे, कंद मूल जड़ वल ये सब फल वल खाते थे और शिकार करते हैं जंगलों का। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का भी पता लगाने के लिए बोल रहा है कि ये मानचित्र जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें क्या है तो सब तो लिखा हुआ है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसलों का उपजाना आरंभ किया था। और ये जो आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर, जो भारत का पश्चिम और उत्तर का जो क्षेत्र है, जैसे ये हो गया ऊपर उत्तर, इधर हो गया क्या थी पश्चिम हो गया, इधर देखा जाता पश्चिम उत्तर हो गया, ठीक ना, पश्चिम और उत्तर। तो पश्चिम और उत्तर ही वो स्थान था जहां 8000 साल पहले स्त्री और पुरुष क्या करता था? गेहूं और जौ की फसलों को उपजाना शुरू किया था लोग। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू भी बनाना शुरू किया था लोग। गाय, भेड़, बकरी मतलब जिस जानवर से उसको क्या था लाभ था उसको पालतू बना लिया, जिससे लाभ नहीं था छोड़ दिया। ये लोग गांवों में रहते थे। और ये लोग कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। और इसी चित्र में उत्तर पूर्व में जो गारो जो पहाड़ियाँ है, गारो जयंती ये सब जो पहाड़ियाँ है, विंध्य पहाड़ियाँ, ये सब का पता लगाना। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये सब कहा गारो और विंध्य जो पहाड़ियाँ है इस क्षेत्र में खेती का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। और वे स्थान जो थे विंध्य के उत्तर में स्थित थे जहाँ सबसे पहले लोग क्या चीज़ का उपजाया? चावल को उपजाया था। देखिए यही है आपका काबुल नदी, सुलेमान, ठीक ना, सिंधु नदी, उधर थार हो गया, सतलुज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, ब्यास, यमुना, ये गंगा नदी, ये सब नदियों का जाल बिछा हुआ है, ठीक ना। और कोई भी सभ्यता का जो विकास हुआ ये सब समझ लीजिए नदी के किनारे ही हुआ, ठीक है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का भी प्रयास करने के लिए सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है उसके सहायता करता है, माने बहने में कौन कौन सा नदी उसको सहायता करता है, ठीक है, आकर के मिलता है। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। माने मान लीजिए कि एक नदी ऐसे जा रही है और इधर से एक नदी आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, सब जाकर के मिल गई, इसको बहने में मदद करता है, तो इसको हो गया सहायक नदी कहते हैं, ठीक ना। एक बड़ी नदी मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पहले इस नदी के किनारे ही आरंभिक जो नगर था, पहले लोग गांव में रहता था, नगर का जो विकास हुआ यही सिंधु नदी के किनारे 4700 वर्ष पहले क्या हुआ? फला और फूला। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटीय इलाकों में नगरों का विकास प्रथम विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ, ठीक ना। नगर का विकास 4700 वर्ष पहले सिंधु नदी किनारे, गंगा और उसकी जो सहायक नदी है तो उसके नदी के किनारे लोग 2500 वर्ष पूर्व क्या किए? वहाँ पे बसना शुरू किए, वहाँ विकास हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। गंगा और इसकी सहायक नदी जो सोन है उसको उसी चित्रों में खोजने के लिए कह रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, सुनिएगा बढ़िया से अब बात, गंगा के अभी एक कंसेप्ट थोड़ा ये बेसिक चीज़ है, इसको समझते चलिएगा। आगे जब चैप्टर में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना तब आपको इतिहास का स्मरण होगा और एकदम समझ लीजिए अच्छा से समझते चलिएगा, उसके बाद पकड़ बन जाएगा। जिस तरह से हम जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाव ये सब सीखते हैं तो थोड़ा बहुत मैथ मेरा क्या होता है मतलब आगे सीखने में हमको आसानी होता है, उसी तरह से ये समझ लीजिए बेसिक है। नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, पुराने समय में मगध, वर्तमान में बिहार में, मगध जो वर्तमान में बिहार में है नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध का जो शासक था, जो मगध जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के जो शासक थे, शासक मतलब शासन करने वाले, ठीक ना, जो राजा थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राजा स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी और देश के मगध जैसा अन्य राज्य भी की स्थापना भी की गई थी। ये तो बिहार में था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, लोग हमेशा एक उपमहाद्वीप से सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करता था लोग, ठीक है।
कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा अन्य समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। उस समय जरा सोचिए, आज ना मोटरसाइकिल चाहे कोई भी चीज़ हो गया, आप 20 वर्ष 30 वर्ष पहले जाके पूछिएगा, 50 वर्ष पहले तो लोग पता चलेगा, कहेगा कि हम फलना जगह पैदल ही चल जाते थे, इतना इतना कोस के दूरी तय करते थे, बिना चप्पले के चले जाते थे, है ना। आज मोटरसाइकिल मिलेगा तो जाने के लिए लोग तैयारी नहीं होता है ना। तो उस टाइम अब समझिए, आज पहाड़ पर लोग चढ़ता है, पर्वत पर चढ़ रहा है, हिमालय पर फतह पहरा दिया, ये चढ़ गया, झंडा गाड़ दिया, तरह तरह के होता है। और उस टाइम समझ लीजिए कि उसको पार करके एक जगह से दूसरे जगह तक लोग जाता था, इतना जोखिम भरा यात्रा होता था। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। आपके माइंड में भी आ रहा होगा बात कि अरे तो क्या जरूरी था, एक जगह खाता पीता रहता। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हो जाता कि एक ही जगह से सब चीज़ आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगा। मनुष्य तो ठहरा लालची, है ना, उसका तो लालच का कभी पूरा हो ही नहीं सकता। पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए है नहीं है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना उसके लिए क्या था, वो कभी कभी काम की तलाश में जाता था, भोजन की तलाश में जाता था, प्राकृतिक आपदा विपदा आ गया तो उसे पार करके जाता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। अब मान ली राजा है तो विचार आए कि भाई ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है, उपज वाला, अगर ये पर हम क्या करें कि अधिकार कर ले तो मेरा जनता क्या होगा, एकदम खुशहाल रहेगा, बढ़िया से खाएगा पिएगा। तो उसके लिए भी काफिला भी जाता था, कभी कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। बेसिक एकदम है ये इतिहास का, समझते चलिए। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु थे, ठीक है, जो धर्म का शिक्षा देते थे, धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते थे, वो भी समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह तक, एक गाँव से दूसरे गाँव में जाया करते थे और उस धर्म के बारे में लोगों को बताया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। जैसे आप पढ़े होंगे कि वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज किया था। भारत कोनो जंगल में भुलायल थोड़ी था कि खोज किया, है ना, मार्ग का खोज किया, रास्ता का खोज किया। लोग को पता था कि भारत है, लेकिन वहाँ जाया कैसे जाया कैसे जाए, उस चीज़ का खोज किया था वो, ठीक ना। उत्सुकता की यात्रा भी करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का भी अवसर मिला। अब मान लीजिए कोई चीज़ खोजते खोजते गया कहीं, वहाँ भी लोग हैं और विचार मिल गया, तब तो ये पूरा समझ लीजिए कि पृथ्वी एक गांव की तरह हो गया। आज लोग ये यात्राएं क्यों करते हैं? आज यात्रा लोगों को करने की क्या ज़रूरत है? एक बार फिर से मानचित्र को देखने के लिए कह रहा है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। भारत की बात कहा जाए तो भारत की पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस क्या कहूँ महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं ना। तीन ओर घेरे राम हिमकोता वाला वास एक और सिंधु हाहारावे रे बटोहिया लय गाना है ना भोजपुरी में। भिखारी ठाकुर का नहीं, हाँ भिखारी ठाकुर का नहीं है, कोई लिखने वाले मिश्र जी लिखने वाले हैं। सुंदर सो भूमि भैया भारत के देशवा से मोरो प्राण बस हिम खोहरे बटोहिया वाला गाना है ना, एक बहुत सुंदर गाना है, ठीक है। तो उसमें देखिए पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण यानी बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तीन ओर से क्या है, पहाड़ से घिरा हुआ है, एक ओर से सॉरी तीन ओर से समुद्र से, एक ओर से पहाड़ से घिरा हुआ है, एक ओर तनका सानी खाली है, जैसे से बार बार आक्रमण हुआ है भारत में इधर क्षेत्र से। जैसे ये मेरा भारत हो गया, ठीक है, इधर तो पूरा पहाड़ है ना। उसके बाद अगर नीचे देखा जाए, अबे ऐसे करके भारत इस तरह से, ठीक ना, इधर पूरा पानी है, नीचे पानी ही है ना। और इधर जो है तन का जगह था, यहीं से सब आक्रमण किया है सब, पश्चिम उत्तर से पश्चिम और उत्तर, ये पश्चिमोत्तर जो भाग है इधर से ज़्यादा क्या है सब आक्रमण किया है। यहीं से सब लंगड़ा उंगड़ा आया था, तैमूर लंग कौन लंग, आगे पढ़ते चलेंगे हम लोग। सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्हें ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। और उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, तो आए मतलब आए कौन आए, आर जाए कौन है, आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपरा को क्या किया, समृद्ध किया। समृद्ध तो करवे किया आया। तो यहाँ देखिए, एशिया, आधुनिक भारत,
पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। माने ये जो चित्रवा जो दिया हुआ है इनमें एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो ये सब पड़ोसी देश है, हमला भारत भी तो एशिया में ही है ना, है ना। देखिए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, उधर पूरा हिमालय है नहीं से तनका तनका जगह था, नहीं से आया सब, है ना। तो ये मेरा भारत है और इसका पड़ोसी देश सब है। चीन हो गया, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ पड़ोसी देश है। ये सब है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब किसके अंतर्गत है? एशिया महादेश। 7 गो महादेश है, सबसे बड़ा एशिया। अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे देखेंगे। समृद्धि किया, कई 100 वर्षों से लोग पत्थर को काट छांट करके तराशने मूर्ति बनता है। संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को क्या करते, अपनाते रहे हैं। आज तो समझे ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वैश्वीकरण, पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है। बैठे बैठे जहाँ का कल्चर देखना है यूट्यूब पर मारिए और कल्चर देखिए, ठीक ना। कहाँ कौन चीज़ खाया जाता है ना, कहाँ बेंग खाता है, कहाँ सांप खाता है, सब। देश का नाम, अपने देश के लिए हम पर आए इंडिया, माथों का भिंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया पर विवाद कुछ दिन पहले चला था, है ना। मोदी जी तो खाली ये सब पढ़बे करते हैं। इंडिया पर विवाद चला था तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है ना, INDIA, ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया जो शब्द है ये इंडस से निकला हुआ है। याद रखिएगा, इंडिया शब्द जो है किससे निकला हुआ है? इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस का मतलब संस्कृत में क्या होता है? सिंधु, ठीक ना। इंडस मतलब संस्कृत में क्या होता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का भी पता लगे। एटलस का अगर बुक तो नहीं होगा, उसमें ईरान और यूनान कहाँ है उसमें पता लगाइए। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, कहने से आया, उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखिए कैसे नामकरण पड़ा है। इंडिया जो शब्द है ना, इंडस से निकला है। उसका मतलब क्या होता है? सिंधु, ठीक है ना। सिंधु ये जो ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए कहा, 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाला ईरानी, जो ईरानी उत्तर पश्चिम से आया था इंडिया में, और यूनानी जो आया था, इन्हें सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु को क्या कहा? वो जो इंडस का मतलब जो सिंधु होता है, सिंधु को इंडोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पहले मतलब पूर्व में स्थित जो भूमि का प्रदेश था ना, उसको इंडिया कहा। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत और इंडिया जो हमारे देश का नाम पड़ा हुआ है वो केकरा देना है? तो ईरानी और यूनानी ये सब मतलब ये दिया हुआ है, ठीक ना। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत जो नाम जो रखा गया था, जो उत्तर पश्चिम में जो रहने वाला लोग था, जो भारत के उत्तर पश्चिम में रहता था, उसके लिए कह दिया गया कि भारत है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। वो जो लोग बस रहा था उसी को कहा गया भारत, लेकिन बाद में समझ लीजिए कि पूरा एक देश कहने लगा। तारपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ यहाँ पे दिया हुआ है। तारपत्र पर, तार के पत्ता पर तारपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, 1000 पहले, 1000 ज़्यादा दिन के नहीं, 1000 वर्ष पहले का ये पांडुलिपि है। ये जो इसको पांडुलिपि बोलेंगे, ये जो लिखा हुआ है। किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। तार के पत्ता आप लोग देखे होंगे, क्या होता है कि लंबा लंबा होता है और इतना चक्कर जरूर होता है, ठीक ना। ये जो दिख रहा है आपको, इसके तब बेना बनता है, क्या क्या बनाता है, मतलब पंखा। अब तो समझ लीजिए कि उसका उपयोग भी सीमित हो गया। बांध दिया जाता था
भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये यहाँ जो देख रहे हो मतलब तार के पत्ता पर तो बनाता ही था, और भुर्ज नाम का एक पेड़ भी होता था, उसके छाल पर भी लोग लिखने का काम करते थे। एक मतलब क्या, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था बहुत पहले। अतीत के बारे में कैसे जाने, अगला टॉपिक है कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। देखिए, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से, कि अतीत में क्या था नहीं था, कई तरह से। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जो अतीत में जो पुस्तक लिखा हुआ है ना, जो किताब लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ करके पता कर सकते हैं कि अतीत में क्या हो रहा था और कैसे कैसे क्या था। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अब पांडुलिपि सब समझ में आए ना, ये जो पांडुलिपि क्यों, क्योंकि ये प्रिंट नहीं किया गया है और छापाखाना नहीं था, हाथ से लोग लिखता था, इसलिए इसको कहा गया पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक ना। कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द मेनू से बना हुआ है, मेनू से, समझिएगा बात को, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ से निकला। ये पांडुलिपि तार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छे समझते चलिए। किताब पढ़ने से तो लोगों को नींद आता है, कम से कम वीडियो देखने से नींद ना आए। अब बीच बीच में तो प्रचार यूट्यूब वाला देवे करता है ना। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब हाथना बरस तक चलेगा तार के पत्ता, वो जो भुर्ज जो है, पेड़ के छाल, ये सब तो खत्म हो जाएगा ना। हाँ, कुछ तरीका से अपने बनाता होगा तो कुछ दिन चलता होगा। तो समझ लीजिए कि ये पांडुलिपिया के तो अभी तक हर सब जो पन्ना है एक कीड़ा खा जाता है, तंगा भीग हो जाएगा था, कीड़ा खा लिया तथा कुछ नष्ट कर देगा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है, पर ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से में प्राप्त होती है। अब देखिए, मंदिर तो जानते हैं, विहार मतलब जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको विहार, और विहार से ही बना था बिहार। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार और राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषयों की चर्चा मिलती है। किसमें, पांडुलिपि में। तो वही पुराने वाला बात को क्या किया गया है, लिखा गया है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब प्राकृत जो भाषा था ना, इसका प्रयोग आम लोग करता था, संस्कृत तो पढ़े लिखे पंडित लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। पांडुलिपि तो जान गए, अब अभिलेख जानिए क्या होता है ना। अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षा के कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। तो जो आप अभिलेख का मतलब हुआ कि जो कठोर हो गया पदार्थ, पत्थर उथर हो गया, कोई बुर्ज बना दिया गया, उस पर लिख दिया गया, तो ये अभिलेख हो गया, ठीक ना। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। नियम कानून खुदवा देता था लोग। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। कुछ ऐसा भी मिला है अभिलेख जिसमें राजा रानी अपने बारे में लिखवाया है। जैसे आप अशोक का अभिलेख पढ़ते होंगे, ठीक ना। अब पढ़ते क्या होंगे, अभी तो शुरू करबे किए होंगे। मान लीजिए एकदम बच्चे हैं इतिहास में, ऐसे मान करके पढ़िए। अगर जानते भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जानते होंगे तो अलग बात है, तब तो वीडियो पर आएंगे ही नहीं। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। अब देखिए, शासक किसी राज्य पे क्या किया, आक्रमण किया और उसको जीत लिया, तो कैसे कैसे क्या हुआ उसको लेके खुदवा देता था। कब वो जीता उस युद्ध को, उस सब अभिलेख पर क्या करता था, खुदवा देता था छेनी हथौड़ी से। यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं, ये सब छेनी हथौड़ी से खोदा गया है। यहाँ जानिए, लगभग 2250 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख आप देख रहे हैं ये कंधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक क्या किया था कि इसको खुदवाया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी, रहाना को बोला है, ठीक ना। अध्याय 8 में अशोक के बारे में हमको पढ़ना है। ये पूरे किताब को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप लोग देखिए या नहीं देखिए, ठीक है, सबका प्ले लिस्ट बन जाएगा। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। कुछ भी लिखते हैं तो कोई ना कोई लिपि, जैसे देवनागरी लिपि में हम लोग अभी ये सब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है।
लिपि क्या चीज़ से बनी रहती है? अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब कुछ पढ़ते हैं या बोलते हैं तो एक ही भाषा का ना प्रयोग करते हैं। जिस लिपि में लिखा रहता है उस चीज़ को हम पढ़ते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये आरामेइक, ठीक ना, और यूनानी, आरामेइक और यूनानी, ये जो है दो लिपियाँ और भाषाओं में ये खुदा हुआ अभिलेख है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती होगी? अब देखिए, जिस तक मान लीजिए तारपत्र देख रहे हैं, भोजपत्र देख रहे हैं, तो उस पर कीड़ा मकोड़ा खा जा रहा है। पत्थर पर खोदवा दिया जाएगा, लिखवा दिया जाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा? नहीं ना खाएगा। मतलब कि ये ज़्यादा दिन तक ले रहेगा और ये समझिए अमर ही हो जाएगा। अगर ये नहीं रहता तो कितना भोजपत्र ताम्रपत्र सब सड़ गया रहता, इतना ये सब मिला हुआ पता चला। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब ये सब चीज़ का जो अध्ययन करता है ना, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, मतलब जो चीज़ खुदाई उदाई में मिलता है उस सब का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये पात्र है मतलब घैला है, जो कि अभी भी है। अभी इसका मांग गर्मी के दिनों में बढ़ गया है ना। इसमें जब पानी रखा जाता है तो पानी शीतल यानी ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होता है। इसमें छोटा छोटा महीन कण होता है, जल का कण वाष्प बन करके उड़ते रहता है, अंदर के जल को ठंडा के लिए रहता है, ठीक ना। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। दाएं जो है, जो जगह फूटल फाटल खिपटा लेखन देख रहे हैं, पत्थर के टुकड़ा पर कोई कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एक पुराना चांदी का सिक्का है, लीजिए, ऐसा सिक्का है, कोनो सेपे साइज का नहीं है, मतलब फूट फट गया है ना। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? देखिए ना, हमारा सिक्का कुछ अलग है, ये सिक्का अलग है, चांदी का ये सिक्का है। हम लोग का तो ये सब लोहा हुआ का रहता है। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। कौन? पुरातत्वविद लोग। जो पुरातत्वविद लोग ये सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, खोज वोज करते हैं, तो पुरातत्वविद कहलाते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं, ये जल्दी खत्म होने वाले नहीं होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। पुरातत्वविद का मतलब वो पुरातन व्यवस्था, जो पुराना जो समय में जो कुछ भी हुआ था ना, सबका खोज करेगा वो। इससे उन्हें यह जानने की भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलने होंगे? क्या कपड़ा उपड़ा का भी अवशेष मिला होगा? तो अवशेष कपड़ा के मिलेगा जहाँ से, तब ना पता चलेगा कि हाँ पहले लोग कपड़ों पहनता था, नहीं तो लंगटे उंगटे रहता था, है ना, नंगे पोंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। सुनिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जो जानकारी होता है, तो इतिहासकार उसको स्रोत कहते हैं, ठीक ना, कि ये स्रोत प्राप्त हुआ, वो स्रोत प्राप्त हुआ, स्रोत कहते हैं। इतिहासकार उन्हें स्रोत कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। स्रोत मिल गया, अब उसके बारे में पढ़िए क्या कैसे हुआ था। क्या इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है, जासूस जासूसी करता है ना, तो उसी तरह से पुरातत्वविद लोग जो होते हैं, इतिहासकार जो लोग होते हैं, ये जासूस ही हैं, जो कि पुराने ज़माने में क्या होता था उसका जासूसी करके पता लगाते हैं कि क्या क्या प्रयोग लोग करता था, क्या खाता था, क्या पहनता था, कैसे रहता था, है ना। जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। अब अतीत एक है कि अनेक है? तो देखिए जी, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत मतलब बहुवचन। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। तो अतीत, अब वही अतीत मतलब पुराना समय,
सुन लीजिए, ये बहुवचन शब्द है। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन, शिल्पकारों के जीवन से क्या था, बहुत भिन्न था, अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों, खान पान, पालन पोषण, रीति रिवाज पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान, जो अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ करके शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अंडमान के लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। किस पर? किसान पर। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ये व्यवस्था पहले भी था, ऐसा नहीं कि ये आजे है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। शासक जो था अपना विजय मतलब कहीं युद्ध किए और उसको जीत गए तो उसका लेखा जोखा रखते थे कि हम कब जीते, कितने लोग मरे, कितने लोग जिए। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी पर अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। अब पुरातत्वविद जो जासूस की तरह काम करते हैं, वो खोजते हैं और वही बताते हैं, क्योंकि वो लेखा जोखा नहीं रखा था तो उसके रहन सहन से मतलब कोई चीज़ मिलता है, उससे पता लगता है कैसे रहता होगा लोग। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, ऐसा थोड़ी कि पूरा कुछ जानिए गया है लोग। तिथियों का मतलब जान लीजिए। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसा कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। ये ना बता सकते हैं जी, कोई पूछेगा तो, ठीक ना। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह, यीशु मसीह, ठीक ना, के जन्म की तिथि से की जाती है। जो समय जो हम आज बताएंगे कि हाँ आज इतना तारीख है, ये महीना चल रहा है और ये साल है, ठीक ना। ये अगर शताब्दी की बात कहा जाए तो ये 21वीं शताब्दी है। ये सब जो बात हम कहते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ? तो ईसा मसीह के जन्म से, ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक यीशु मसीह थे उनके जन्म के तिथि से की जाती है। तो 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या है? 2000 वर्ष कहने का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष, तात्पर्य ईसा मसीह के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ई जो दिखा दे रही ई और लिख करके लागो चिन्ह, फिर पू लिख के लागो चिन्ह, मतलब ई से हो गया ईसा, पूर्व, ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले और फिर ईसा के बाद, ठीक ना, के रूप में जानी जाती है। मतलब इसको बीसी बोलते हैं, बिफोर द क्राइस्ट वाला बात हो जाएगा, ठीक ना। एनो डोमिनी होता है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां, इसको भी जान लीजिए, जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी मतलब कि हिंदी में ई खाली लिखा हुआ देखते हैं, दीर्घई। एडी मतलब एनो डोमिनी लिख पाते हैं, नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, एनो और डोमिनी, तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है और वो पहले से है। बीसी मतलब पहले, एडी माने बाद। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का भी प्रयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि एडी और बीसी है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के रूप में भी होता है। बात वही है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, जनरली रूप से हो रहा है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, ठीक ना। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी, अरे भाई ब्लड प्रेशर वाला नहीं बात है, अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। ये बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, ठीक ना। दो तिथियाँ है, पता लगा, उनके लिए कुछ समझ दिया, ठीक है। अन्यत्र, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करा जाता है। अभिलेख जो होता है कठोर सतह पर, पत्थर उथर पर, पहाड़ उहाड़ पर, उस पर खलीफ बुर्ज बना करके, मोटा दीवार बना करके, इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, कई सौ वर्ष पूर्व। अब ये पता कैसे लगा कि भाई ये लिखा हुआ है तो ये कब का है, वो लिखा हुआ है तो कब का है? क्या एक ही दिन सबको लिख दिया गया है?
सभी अभिलेखों में लिपि और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेख में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियाँ बहुत बदल आ चुका है, मतलब समय के साथ इसका लिपि और भाषा भी बदला है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी, अज्ञात लिपि को जानने से एक प्रसिद्ध कहानी जो है अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है, जो लगभग 5,000 वर्ष पहले यहाँ राजा रानी रहते थे। माने मिल रहा है कि राजा रानी 5,000 पहले रहता था। देखिए ये सब सामान है, वस्तु है, ठीक है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। रोसेब्बा नाम का क्या था? एक रोसेट्टा नाम का कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं, एक के ऊपर 3 गो लेख भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, कुछ विद्वान यूनानी भाषा को क्या करते थे? पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए। एक छोटा सा फ्रेम में राजा और रानी का नाम दिखाया, इसे कारतूस कहा जाता है। अब कारतूस वो वाला नहीं है कि जो खींच करके गोली चलाया जाता था, ठीक है ना, 1857 की क्रांति वाला। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ऊपर अभी जो हम भगा दिए, एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़ियों के चित्र बने हुए हैं। एल अक्षर के लिए शेर मतलब कि अब क्या कहिएगा कि एल मतलब लायन। देखिए ये के है, एल है, आई है, ओ है, ये अलग अलग, ए है तो गरुड़ बना हुआ है, फिर ए से भी वही बना हुआ है, तो ये अलग अलग बना हुआ है। देखिए एल मतलब यहाँ शेर दिखाई दे रहा है, तो ये अलग अलग चित्र बना हुआ है। यूनानी तथा मिस्री संकेतों के अलग अलग बगल लिखे गए अक्षरों से पता, जैसा कि तुम देख सकते हो, ठीक ना। चिड़िया बने हुए। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि एल मतलब लाइन लिखा हुआ है, तब आराम से ऊपर लेंगे कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। अब कल्पना करो तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है, एक पुरातत्वविद है, उनका इंटरव्यू आपको लेना है, तो आप उनसे क्या क्या सवाल पूछोगे? तो तुम उनसे 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगी। कि जो पुरातत्वविद है, जो खुदाई उदाई करते हैं, तो उनसे पूछो 5 गो सवाल, क्या क्या पूछ सकते हो अपने माइंड में लाइए। उपयोगी शब्द, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ है। कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पहले हुआ था, 8,000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के तो 2500, जो अब जस्ट हम पढ़ करके आए हैं वर्तमान। और कैसे अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।